नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएम स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम विश्व भूगोल के अंतर्गत खगोलकी के 6वें भाग में बी सेक्शन के क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर मुख्य परीक्षा, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस तथा अन्य प्रांतों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं तो यह क्वेश्चन बैंक आपको समान रूप से लाभ पहुंचाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह क्वेश्चन बैंक आपको अन्य क्वेश्चन बैंकों की तुलना में बेहतर और सटीक ज्ञानवर्धन करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने सभी विकल्पों का बृहद और विशद वर्णन किया है। अगर आप इसका बराबर इसका अध्ययन करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है प्रश्न ज़्यादा सही होंगे, सटीक सही होंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम फिर से एक बार आपसे अनुरोध करते हैं कि आरएम स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अच्छे और सीरियस बच्चों के लिए एक अच्छे चैनल की जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। कल हमने अपने 6वें भाग के ए सेक्शन में 13 प्रश्नों का एक सीरीज जारी किया था, जिसमें हमने प्रश्नों का विस्तृत और बृहद वर्णन किया, जो कि लगभग आईएएस, पीसीएस, लगभग बड़े परीक्षाओं के ये प्रश्न थे, जो कि अभी आने वाले सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज़ के लिए लाभदायक होगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा दे रहा है कि एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गाय, सीता, ग्रीन प्लैनेट, हार्मीज। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा हमारा, ये ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो पृथ्वी को ऐसे नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 70.8% हिस्सा जल है और प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमारा पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से या ऊंचाई से क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जीवन और पर्यावरण के हिसाब से पूछा है, तो जीवन और पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी एक कैसा ग्रह है? ग्रीन प्लैनेट है, यानी यहाँ पे जीवन की पूरी संभावना विद्यमान है। चलिए 15वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो ये 14वां प्रश्न था। 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बुध और शुक्र सही होगा, यानी इसका हमारा मतलब है कि बी ऑप्शन हमारा सही है, यानी बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, इसमें आपको एक जानकारी दे दें कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके अपने चंद्रमा नहीं है, मून नहीं है। तो मून का मतलब यहाँ पे आप चंद्रमा से मतलब नहीं रखना, मूल का मतलब है कि उनका अपना उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, एकमात्र चंद्रमा है, उसी प्रकार से अन्य ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनके अपने वो चंद्रमा यानी मून कहलाते हैं। तो प्रश्न दोनों तरफ से पूछ सकता है, या तो चंद्रमा पूछ लेगा या ये उपग्रह पूछेगा। उपग्रह का मतलब उनके अपने चंद्रमा। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देख लें तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह यानी उनका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। अगर अन्य सेक्शन की बात करें दोस्तों, हम सभी सेक्शन को देख लेते हैं, जिसमें हम ये जान लें कि किस किस ग्रहों के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का अपना एक ही उपग्रह है, अर्थ का एक ही चंद्रमा, मून। दूसरा मंगल के 2 उपग्रह हैं। वरुण के 14 उपग्रह हैं। अरुण के 17 उपग्रह हैं। शनि के 62 उपग्रह हैं और बृहस्पति के ज्ञात 67 उपग्रह हैं। प्लूटो चूँकि ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, वो ड्वार्फ है, बौना ग्रह है, फिर भी इसकी जानकारी हम कर लें तो यही सवाल पूछ सकता है कि बौने ग्रह प्लूटो के कितने उपग्रह हैं। तो प्लूटो के भी ज्ञात लगभग 5 उपग्रह हैं। तो इसमें हम प्लूटो की भी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि प्लूटो एक बौना ग्रह है। तो यानी अगर हमें ये सब पता हो जाए कि सभी इनमें से कौन कौन से ग्रह हैं, किसके किसके पास उपग्रह हैं, तो ये हमारा प्रश्न बिल्कुल सही होगा। आने वाली परीक्षाओं में ये भी सवाल पूछ सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसके ज़्यादा उपग्रह हैं इनमें से, तो उसमें बृहस्पति, शनि, इस तरह से क्रम देगा, या क्रम बनाने के लिए दे दे कि ऊपर से नीचे को क्रम बनाइए, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी, या नीचे से। तो ये सीरीज बनाने के लिए दे सकता है, अथवा उसमें पूछ सकता है कि किसके कितने उपग्रह ज्ञात हैं। 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 16वां प्रश्न कह रहा है कि बेतार के तार का संपर्क
पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल एकदम बिल्कुल वैज्ञानिक प्रश्न है, और आपको पता भी है कि इसमें क्या है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, आयनोस्फीयर द्वारा। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने विस्तृत इसकी व्याख्या की है। आयनोस्फीयर जो कि 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है आयनमंडल, उसके विभिन्न लेयरों की भी बात की, और उन लेयरों में कौन कौन सी लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, विस्तृत तरंगे या मध्य तरंगे किस किस लेयर से गुजरती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, उसकी बात हमने की। उसमें अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस की भी बात हमने की, यानी उत्तरी ध्रुव प्रकाश ज्योति और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ज्योति। तो दोस्तों, इससे पिछला वीडियो देख लेंगे, इस प्रश्न का विशद विवरण आपको मिल जाएगा। बाकी सारे जो चारों ऑप्शन हैं, इन चारों ऑप्शन का विशद वर्णन हमने पहले वीडियो में इसके 6वें के ए सेक्शन में किया है। 17वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17वां कह रहा है कि वायुमंडल में ओजोन परत है। तो वायुमंडल में ओजोन परत है, वर्षा करती है, प्रदूषण करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ये बिल्कुल सी सही होगा। वायुमंडल में जो ओजोन परत का काम क्या है कि सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी विकिरण, उससे हमारी रक्षा करती है। इसके बारे में भी विशद वर्णन पिछले वीडियो में किया है। छोटी सी जानकारी ये बता दें कि पराबैंगनी विकिरण से रक्षा हमारा ओजोन मंडल करता है, जो कि समताप मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन सघन रूप से 15 से 35 किलोमीटर के मोटाई की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो यूवी यानी जो ओजोन मंडल है, ओजोन परत है, वो समताप मंडल का हिस्सा है। तो वह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है। चलिए, अगला प्रश्न दे रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है। तो मैंने इससे पहले वीडियो में सभी ग्रहों का क्रम बताया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में होगा, यानी हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यानी शुक्र और बुध दिया है, सॉरी, इसमें शुक्र और बुध दिया है, तो ये नहीं होगा हमारा शुक्र और मंगल, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों देख लेंगे, शुक्र और मंगल के बीच में हमारा पृथ्वी विद्यमान है। अगर इनके ऑप्शन की बात करें तो बुध और बृहस्पति के बीच में भी पृथ्वी है, लेकिन और भी ग्रह इसमें हैं, शुक्र और मंगल भी आ जाएगा, इसलिए यह प्रश्न सही नहीं होगा। बी ऑप्शन दे रहा है शुक्र और बुध, तो शुक्र और बुध के बीच में कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि इनका क्रम अपना बराबर है, यानी बुध के बाद सूर्य की दूरी से शुक्र ही है। सी दे रहा है बुध और मंगल, तो बुध और मंगल के बीच में पृथ्वी है, लेकिन शुक्र भी है, इसलिए यह ऑप्शन सही नहीं है। तो डी हमारा एकदम सही होगा, शुक्र और मंगल। दोस्तों, अगर हम 18वें नंबर प्रश्न की विशद व्याख्या पे जाए तो इनके दूरी की बात कर लेते हैं, एक जानकारी रख लें। तो क्रम से शुक्र 41.4 मिलियन किलोमीटर, मंगल 78.3 मिलियन किलोमीटर, बुध 91.7 मिलियन किलोमीटर, बृहस्पति 628.7 मिलियन किलोमीटर, शनि 1227.4 मिलियन किलोमीटर, अरुण 1634.4 मिलियन किलोमीटर, वरुण 4347.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये ग्रहों की दूरी हमने बताई आपको पृथ्वी के क्रम में, यानी पृथ्वी से जो ग्रहों की दूरी है उसका क्रम है। यानी पहले शुक्र है, यानी सबसे सवाल आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन है। अगर क्रम से पूछेगा तो ध्यान देंगे, शुक्र, फिर मंगल, बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। यानी पृथ्वी के निकटतम शुक्र है और सबसे दूर वरुण है। मैं यहाँ पृथ्वी को ले रहा हूँ, यहाँ पे सूर्य से नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप जो है ज़रा इस बात का ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे। तो 18वें नंबर 19वें नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19वें नंबर प्रश्न में जो है क्या कह रहा है कि दूरदर्शन के संकेतक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि पृथ्वी का जो सतह है वो कैसा है? पृथ्वी का जो सतह है वो वक्राकार है, यही सही होगा। यानी एक दूरी के बाद जाने के बाद हमारा जो पृथ्वी का जो सतह है वक्र होने के कारण, उसकी कर्व बन जाने के कारण
उसके सिग्नल जो है पृथ्वी द्वारा रोक लिए जाते हैं। चलिए अगला है 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। 20वां प्रश्न कह रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है। तो ए प्रकाश ए दे रहा है, ए ऑप्शन देखते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। ए प्रकाश अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते नहीं। सी ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। डी ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो 20वें नंबर प्रश्न में डी सही। 20वें नंबर अगर प्रश्न में जाएं तो हमें बी सही उत्तर मिलेगा, यानी ये अप्रकाशवान होते हैं और चमकते भी नहीं हैं। दोस्तों अगर ग्रहों की विशेषता में जाएं तो इनका अपना प्रकाश नहीं होता, ये अपने मालिक यानी अपने सूर्य से यानी तारे से प्रकाश लेते हैं, चमकते हैं। और इनका एक निश्चित पथ होता है और इस निश्चित पथ में वह अपने मालिक यानी सूर्य यानी केंद्र यानी सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसी परिक्रमा से सभी ग्रहों का वर्ष निश्चित होता है। यानी सभी ग्रह जो है ग्रह या उपग्रह किससे प्रकाश लेते हैं? अपने तारे से लेते हैं, अपने केंद्र से लेते हैं। तो हमारा क्या है? तारा सूर्य है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ग्रहों के बारे में दे रहा है कि प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमेल करना है ग्रह उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह। इधर सूची 2 में दे रहा है टाइटन, शुक्र, मैरिनर और हेली। अगर 21वें नंबर प्रश्न की हम बात करें तो 21वां नंबर प्रश्न में हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है? तो अगर देखा जाए ग्रह तो इसमें से शुक्र क्या है? ग्रह है, यानी ए ऑप्शन में जब भी सही होगा तो 2 सही होगा। उपग्रह क्या है? टाइटन क्या है? उपग्रह है, शुक्र का है ये, शनि का है। और पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा क्या है? कृत्रिम मैरिनर। पुच्छल तारा क्या है? हेली। और कृत्रिम उपग्रह क्या है? मैरिनर, अमेरिका द्वारा, नासा द्वारा छोड़ा गया है। तो यानी अगर हम मिलान करें तो 2, 1, 4, 3, यानी हमारा उत्तर ए सही होना चाहिए। 2, 1, 4, 3 यही हमारा उत्तर सही है। ये मिलान करने से संबंधित है दोस्तों, इसको मिला लेंगे। तो याद रखिएगा शनि का टाइटन उपग्रह है और शुक्र के पास तो ग्रह ही नहीं है, इसलिए शुक्र क्या होगा? यहाँ पे ग्रह केवल होगा। ठीक है। अगला है 22वां नंबर का प्रश्न दे रहा है कि अधिकांश मौसमी गतिविधियाँ की जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह कौन सी हैं? तो क्लियर है बिल्कुल, क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी गतिविधियाँ होती हैं। इसका कारण हमने बताया था, धूलकण जलवाष्प की उपस्थिति के कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसका विशद व्याख्या किया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है, ये लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ से समस्त रेडियो तरंगों का रिफ्लेक्शन किया जाता है। बहिर्मंडल इसे तापमंडल या आयतन मंडल कहते हैं, जो कि 640 से ऊपर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। और यहाँ पर हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे ज्वलनशील गैसों की मात्रा अधिक होने के कारण यह बहुत ही गर्म मंडल है, इसलिए इसको तापमंडल भी कहते हैं। चलिए 23वें नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 23वां क्या कह रहा है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो मैंने बताया कि हल्की गैसों को ज़्यादातर लिया जाता है। ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लिया जाएगा, हीलियम लिया जाएगा। हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही हल्की गैसें हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वह घर्षण से जल्दी ज्वलनशील यानी दुर्घटना का शिकार कर देगा, इसलिए हम हीलियम का प्रयोग करते हैं। यानी मौसम विज्ञान संबंधी जो गुब्बारे होते हैं उसमें हम हीलियम गैस का प्रयोग, हल्की गैस हीलियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी हम समस्त गैसों का एक चार्ट आपके सामने रखेंगे, जिसमें कौन सी भारी गैसें हैं, कौन सी हल्की गैसें हैं, उनकी हम बात करेंगे। चलिए, तो हीलियम जो है एक हल्की गैस है और इसका प्रयोग गुब्बारों में किया जाता है। ऑक्सीजन का नहीं किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भारी गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि वायुमंडल में कई प्रकार के गैसों का सम्मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है।
ये राजस्थान पीसीएस का प्रश्न है, तो इसमें एकदम सही होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। दोस्तों हम अब अभी बात कर लेते हैं कि हमारी वायुमंडल में जो है कौन कौन सी गैसें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। तो एक क्रम से देखें, भारी गैसें कौन कौन हैं। तो भारी गैसों में हो जाएगा नाइट्रोजन 78.03%, फिर है ऑक्सीजन 20.99%, फिर है आर्गन 0.93%, इसके बाद है कार्बन 0.03%, इसके बाद है हाइड्रोजन 0.01%। अगर हल्की गैसों की बात करें तो इसमें नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और ज़ेनान को शामिल करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलाकर के 99% से अधिक हिस्सा है, बाकी अन्य गैसें बहुत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल में एक गैस नहीं पाई जाती जो कि भूकंपीय क्रियाशीलता के दौरान वह हमारे वायुमंडल में आती है, उस गैस को कहते हैं रेडॉन। दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है या कौन सी गैस नहीं पाई जाती, ये होगा रेडॉन। तो आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिए, रेडॉन गैस भूकंपीय क्रियाशीलता से या भूकंप के समय जो है पृथ्वी से बाहर निकलती है, यह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों हमने भारी गैसें और हल्की गैसों का एक चार्ट आपके सामने रखा, उसको आप नोट कर लेंगे और ये आपके सभी लगभग कुछ न कुछ परीक्षाओं में ज़रूर आता है। दोस्तों एक बार फिर से आपसे अनुरोध करेंगे, आरएम स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। इसमें हम लगभग सभी क्वेश्चन बैंक हम जनरल स्टडी के भूगोल सेक्शन में खगोलकी की शुरुआत किए हैं, जिसमें इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज श्रृंखला की शुरुआत किए हैं, जिसमें आज ये बी सेक्शन है, जिसमें हम सभी प्रश्नों के लगभग सभी ऑप्शंस की विशद व्याख्या कर रहे हैं, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो सिविल सर्विस का हो या वनडे एग्ज़ाम हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिविल का क्वेश्चन है तो वनडे में नहीं आएगा या वनडे का क्वेश्चन सिविल में नहीं आएगा। तो ये सभी प्रकार के परीक्षाओं में, प्रीलिम्स में या कोई भी वनडे जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, यह क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज जो आरएम स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, आपको समान रूप से लाभ देगा और आपकी परीक्षाओं में आपको बेहतर लोगों से अलग रिजल्ट देगा। इसको एक बार आप करके देखें तो विश्वास आपको होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। तो हमारा ये जो 24वें नंबर का प्रश्न है, इसकी मैंने व्याख्या की, सारे गैसों का हमने एक क्रम दिया और एक बात हमने महत्वपूर्ण बताई कि रेडॉन गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर से भूकंपीय क्रिया के समय निकलती है। चलिए तो रेडॉन याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चलिए ओजोन निःशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओजोन निःशोषण का मतलब है ओजोन परत के क्षरण से संबंधित, यानी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उससे सीधे क्या प्रभाव होगा। तो इसमें सीधे प्रभाव तो जलवायु में परिवर्तन होगा, लेकिन इसका असर चर्म कैंसर, यानी अगर यूवी रेज सीधे हमारे शरीर पर पड़ेंगे तो चर्म कैंसर की मात्रा बढ़ेगी। अच्छा, पौधों द्वारा उत्पादन का ह्रास में कमी आ सकती है, ह्रास भी हो सकता है। पराबैंगनी सौर विकिरण में वृद्धि। देखिए पराबैंगनी सौर विकिरण तो सूर्य द्वारा उतना ही उत्सर्जित होगा, लेकिन जो एक फिल्टर का काम ओजोन परत करती है, अगर ओजोन परत में नुकसान होगा या ओजोन परत का ब्लीचिंग होगा, समाप्त हो जाएगा, तो पराबैंगनी सौर विकिरण हमारे ऊपर, हमारी पृथ्वी पर सीधे जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें सवाल जो है लगभग ऑप्शन ए, सी, डी तीनों लग रहे हैं, लेकिन इसमें सही उत्तर है कि प्रत्यक्ष प्रभाव तो जलवायु परिवर्तन पर होगा। दोस्तों अक्सर सिविल सर्विस परीक्षाओं में, प्रांतीय परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको लगभग कंफ्यूज करते हैं और कई लोग इस कंफ्यूजन में बाहर भी हो जाते हैं, जैसा कि यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग अक्सर विवादित प्रश्न इस तरह से डाले जाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उत्तर करेंगे। तो यहाँ पे सही तो लगभग सब लग रहे हैं, लेकिन डी वाला ऑप्शन ज़्यादा करीब उत्तर है हमारा। चलिए 25वां क्वेश्चन के बाद हम लोग शुरू करेंगे 26वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ज़रा ध्यान दें भाई।
26वां प्रश्न कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन है। तो सबसे सरल क्वेश्चन है, हवा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस की मात्रा है भाई? सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारा नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लगभग 21 के आसपास है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 के आसपास है, और अगर हाइड्रोजन की पूछ रहा है तो 0.01% है। तो याद रखिएगा, मैंने सारे ऑप्शन बता दिए आपको, सबको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। ये बिल्कुल सरल है, इससे पहले सारे वीडियो में लगभग हमने दिया है। तो पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 10 से 20 किलोमीटर, 30 से 50, तो ये ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। लेकिन देखा जाए तो 15 से 35 किलोमीटर जो है वास्तव में ओजोन परत की ऊंचाई, ओजोन परत यानी ओजोन परत की सघनता विद्यमान है। 27 नंबर क्वेश्चन में बी ज़्यादा सटीक उत्तर है, इसलिए इसको हम करेंगे, लेकिन सटीक आंसर 15 से 35 होगा। अगर ये पूछ ले कि अधिकतम, तो अधिकतम 55 किलोमीटर तक भी कहीं कहीं एनसीईआरटी और किताबों में ये बात पाई जाती है या लिखी गई है। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादातर एनसीईआरटी और कुछ अच्छे टेक्स्ट बुक के द्वारा ही इस प्रश्न को जो है विश्लेषण का, उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा 27 हो गया। 28वां होगा, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई। चलिए तो ठीक है, 28वें पे आते हैं कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। इससे पहले दोस्तों मैंने सभी ग्रहों का क्रम से तापमान का विश्लेषण किया है, उस वीडियो को देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो इसमें क्या होगा? शुक्र होगा। इसीलिए शुक्र को प्रेशर कुकर गैस भी कहते हैं। इसका जो तापमान है 472 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर देखा जाए तो इसमें तापमान, इसकी जो तापमान का जो विलोमता है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि रात का तापमान -170 तक भी चला जाता है। अगर सवाल आपसे पूछ ले कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा किस ग्रह पे तापमान में विलोमता पाई जाती है, तो औसतन देखा जाए तो हमारा शुक्र होगा। यानी दिन का तापमान बहुत अधिक और रात में वो तापमान माइनस में हो जाता है। तो 29वें नंबर प्रश्न पे आते हैं दोस्तों कि 29वां क्या कह रहा है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों इसको मैंने कई बार बताया है। तो जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो बुध और शुक्र है, तो इसमें ऑप्शन दिया है बुध, उसको कर लीजिए। मंगल के ग्रह उपग्रह भी हैं, नेपच्यून के, पृथ्वी के भी हैं। चलिए, सबसे कम उपग्रह अगर पूछ ले तो ये सवाल हमारा पृथ्वी होगा, यानी पृथ्वी के पास सबसे कम उपग्रह हैं। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। देखिए यहाँ पे वर्ष दिया है, मैं इसकी विशद व्याख्या अभी करने जा रहा हूँ कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। तो इसमें सही आंसर पहले बता दूं, शनि जो है लगभग 29.45 या 29.5 वर्ष जो है लेता है, यानी ये परिक्रमा करता है। दोस्तों 30वें नंबर प्रश्न की विशद व्याख्या करते हुए मैं दो बातों पे जोर दूंगा। एक, परिक्रमा में लगा समय यानी वर्ष, जिससे ग्रहों के वर्ष तय होते हैं, और दूसरा रोटेशन यानी अपनी ही धुरी पर घूमना। तो अपनी धुरी पर जो घूमने का जो टाइम है उससे जो है दिन तय होता है। जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उससे हम दिन रात तय को निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सूर्य के सापेक्ष, तो सूर्य के सापेक्ष अगर परिक्रमा की बात हो तो 365 सही 1/4 दिन लगता है, इसे हम वर्ष कहते हैं। तो वर्ष के हिसाब से देखें, क्रम से अगर देखें तो बुध जो है 87.96 दिन, लगभग 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। यानी बुध में जो है वर्ष कितने दिन का होगा? 88 दिन के लगभग होगा। शुक्र का 224.68 दिन का होगा। पृथ्वी का आपको पता ही है। मंगल का 686.98 दिन होगा। बृहस्पति का 11.862 वर्ष लगभग होगा। शनि का 29.50 वर्ष लगभग होगा। अरुण का 84.07 वर्ष लगभग होगा। वरुण का 164.81 वर्ष लगभग होगा। अगर
दोस्तों प्लूटो की बात कर ले यहाँ पर। प्लूटो हालांकि ग्रह नहीं है, बौना ग्रह है, फिर भी इसकी जानकारी कर लें तो 247.7 वर्ष लगभग होगा। अगर हम पृथ्वी की तुलना में देखें तो सबसे जो लंबा वर्ष अगर किस ग्रह का हो पूछे तो इसमें वरुण का होगा, 164.18 वर्ष होगा। तो सबसे कम यानी सबसे छोटा वर्ष कहाँ होगा? बुध का, वो निकट है इसलिए जल्दी परिक्रमा करता है। अगर बुध के दिन और वर्ष की तुलना करें तो लगभग 1.5 दिन में वहाँ वर्ष भी पूरा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो बुध है, बुध में जो दिन का समय है लगभग 59 दिन, यानी पृथ्वी के तुलना में 59 दिन में उनका दिन पूरा होता है और वर्ष लगभग 88 दिन में। तो अगर 1.5 दिन की बात करें, लगभग 1.5 दिन में बुध जो है वहाँ वर्ष भी पूरा हो जाता है, यानी दिन और वर्ष निकटतम जो है किसका है? बुध का है। हम अगर इस प्रश्न में एक चीज़ और पूछ लें कि भाई सबसे लंबा वर्ष किसका होता है, तो वरुण का, सबसे छोटा बुध का। लेकिन अगर सवाल पूछ ले इनमें क्रम से तो इसको आप सबके मैंने बताया है, सबका नोट कर लेंगे। अगर सवाल इसमें पूछ ले कि इनमें से सबसे लंबा वर्ष दे दे प्लूटो, वरुण, अरुण, सूर्य, तो क्या होगा? सूर्य का होगा, क्योंकि वो 25 करोड़ वर्ष में परिक्रमा करता है गैलेक्सी का अपने, तो वहाँ पे उसी को खगोल वर्ष या सौर वर्ष कहते हैं, खगोल वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो उस तरह से भी प्रश्न अगर आए तो उसको भी आप हल कर सकते हैं। तो मैंने वर्ष बता दिया, अब दिन की बात करते हैं जो कि अपनी धुरी पर घूर्णन करते हैं। तो बुध में मैंने बताया 59 दिन का एक दिन होता है, और बुध में 59 और शुक्र का 243 दिन में एक दिन होता है, यानी पृथ्वी की तुलना में जो 243 दिन में एक दिन वहाँ, यानी 24 घंटे गुणे 243 करेंगे। अच्छा, अर्थ पृथ्वी का तो 23 घंटा 56 मिनट 23 सेकंड लगभग, यानी 24 घंटा। और मंगल की बात करें तो 24.37 यानी 24 घंटा 37 मिनट होगा। बृहस्पति की बात करें तो 5 घंटा 56 मिनट होगा। और शनि की बात करें तो 10 घंटा 9 मिनट होगा। और अरुण की बात करें तो 17 घंटा 14 मिनट होगा। वरुण की बात करें 16 घंटा 7 मिनट होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सबसे छोटा दिन बृहस्पति का होगा, और जो सबसे बड़ा दिन होगा वो किसका होगा दोस्तों? शुक्र का होगा। शुक्र का सबसे बड़ा दिन 243 गुणे 24 कर देंगे, वो हमें मान मिल जाएगा। यानी ये हम सारे ये जो दिन और वर्ष तय कर रहे हैं पृथ्वी की तुलना में कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दें दोस्तों, जो सूर्य की परिक्रमा में ग्रहों को जो समय लगता है उससे वर्ष तय होता है, और वो अपनी धुरी पर जो घूर्णन करते हैं या रोटेट करते हैं उससे दिन और रात तय होता है। चलिए, तो मैंने इस प्रश्न की बहुत ही विशद व्याख्या की, जिसमें हमने ग्रहों के बारे में और सीरीज की बात की। अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें सवाल काफ़ी जो है इसी डेटा से कभी पूछे जा सकते हैं। इसका प्रश्न बैंक अलग से हम बनाएंगे, फिर आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चले तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? 31वां है। हाँ देखो, ये भी प्रश्न उसी से मिलता जुलता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। तो अगर मैंने जो डेटा बताया, आंकड़ा बताया है, यूरेनस माने अरुण, तो बिल्कुल सही कर लेंगे आप लोग। यानी अरुण जो है लगभग जो है 31वें नंबर में 84 वर्ष अगर होगा तो वो बिल्कुल सही होगा। तो आप जो है ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। यानी यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है कितने वर्षों में? तो लगभग 84 वर्षों में। यानी 84 वर्ष में हमारे 84 गुणे 365 है, 1 बटा 4 करेंगे तो उसका सही दिन मान मालूम हो जाएगा, वर्ष और दिन पता चल जाएगा। 32वें नंबर प्रश्न में आते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगल बृहस्पति, इसमें 2 सूचियाँ दिया है, कोट का मिलान करना है। सूची 1 में मंगल, बृहस्पति, सन, अरुण, और दूसरी तरफ सूची 2 में यूरोपा, टेथी, डिमोस और आबेरान दिया हुआ है। तो 32वें नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसमें अगर सीरीज होगा तो 3 1 2 4 होना चाहिए। यानी मंगल के 3 1 2 4, यानी हमारा ऑप्शन कौन होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। यानी 32 नंबर में हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? डी नंबर का प्रश्न हमारा सही होगा।
तो इस प्रकार से मिलान करने वाले प्रश्न हैं। ये ग्रहों के सब उपग्रह हैं, उनका नाम दिया हुआ है दोस्तों। सभी उपग्रहों का नाम हम एक दिन खोज करके आपके सामने हम जरूर रखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल है 33वां नंबर का प्रश्न। कह रहा है कि क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटित होती हैं कि बिल्कुल सही है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक नहीं, इसमें वाष्प, हाँ, तो ये डी ऑप्शन सही है कि इसमें वाष्प धूलकण होते हैं, इसलिए समस्त मौसमी घटना कहाँ घटती है? यदि हवा तूफान बादल का बरसना वर्षा ये सब किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। तो डी ऑप्शन सही है। 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मोह असंबद्धता पाई जाती है। दोस्तों यह प्रश्न जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित है, लेकिन यहाँ दिया हुआ थोड़ा सा बता देते हैं कि इसमें डी ऑप्शन सही है। याद कर लिए आंतरिक कोण, 34वें नंबर प्रश्न में देखें तो ऊपरी मेंटल, भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल, यानी इसकी बात कर रहा है, ए ऑप्शन सही होगा 34वें। इसकी बात मैं कर दूं, मोहोरविक द्वारा, एक वैज्ञानिक है मोहोरविक, उन्होंने 1909 में एक दोनों परत यानी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में एक डिसकनेक्टिविटी यानी असंबद्धता की बात की, इसीलिए उसे हम मोहो असंबद्धता भी कहते हैं। यानी अगर हम देखा जाए तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यहाँ पर ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल दिया हुआ है, तो ये प्रश्न जो है उसकी जगह पे सही होगा ए, भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल, यानी निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य होगी। तो ये प्रश्न हमारा ए सही होना चाहिए। इसको लोग दोस्तों देखेंगे। हालांकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सारे कोनोरॉड, मोहोरविक सारी असंबद्धताओं को फिगर द्वारा ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे। 35वां नंबर है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान। आपको पता है कि जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाएंगे 1 डिग्री तापमान क्या होगा? घट जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर बर्फबारी या शून्य तापमान या माइनस में तापमान पाया जाता है। तो ये इसका कारण पार्थिव विकिरण है। पार्थिव विकिरण का कारण आपने देखा दोस्तों, धूलकण और जलवाष्प है। चलिए 36वें नंबर पे आते हैं। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? मैंने कल के वीडियो में सभी ग्रहों के द्रव्यमान का विश्लेषण किया है। तो 36वें नंबर में सही कौन होगा? सही होना चाहिए हमारा कौन? तो सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? तो इसमें 36वें में सी सही होना चाहिए हमारे हिसाब। 36वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 36वें में हमारा सी सही होना चाहिए। 36वें नंबर प्रश्न में हमारा सी सही है, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान की बात किया है। द्रव्यमान का मतलब है यहाँ पे आकार से मतलब है। तो किस ग्रह का द्रव्यमान, यहाँ घनत्व तो नहीं पूछा दोस्तों, देखो कन्फ्यूजन में डाल रहा था क्वेश्चन। यहाँ घनत्व तो नहीं पूछा है, द्रव्यमान पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? द्रव्यमान पूछा है। तो बुध का द्रव्यमान सबसे कम है। चलिए, ये बिहार पीसीएस का प्रश्न था। 37वां नंबर कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? इससे जस्ट पहले ही मैंने बताया कि सबसे अधिक जो तापांतर है वो किसका है? 37वें में। तो बुध का सबसे अधिक जो है तापांतर आपका कौन है? बुध का है, यानी पहले ही ग्रह बुध का है। चलिए 39वें 39 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 39 में क्या कह रहा है कि 38वें में हमारा हो गया। 38वें में एक मिनट, सौर मंडल की ये तो हमारा सही हो गया 37। अगर हम 38वें की बात करें तो 38वां दे रहा है कि पृथ्वी की भूपर पट्टी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो हमारी भूपर पट्टी पर याद रखिएगा क्रस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सही होगा। तो ये लगभग 46.8% ऑक्सीजन हमारी भूपर पट्टी पर है। अगर यहाँ पूछता समस्त पृथ्वी तो यहाँ पे लोहा हो जाता 35.5, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट पूछा है। ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है। तो क्रस्ट पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लेकिन समस्त पृथ्वी पूछता तो क्या हो जाता हमारा? लोहा होता 35.5। इससे संबंधित वीडियो हमने इससे पहले वीडियो में इसकी सारी विशद व्याख्या की गई है। और 30वां क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो ये बिल्कुल सरल सवाल है। समताप मंडल में
जो है दूसरा ही मंडल नीचे से समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य में ओजोन परत पाई जाती है, जो कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से समताप मंडल, इसमें ओजोन मंडल पाया जाता है, जिसका क्षरण CFC के उत्सर्जन से होता है। और CFC उत्सर्जन को रोकने के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में किया गया, और इसका उद्देश्य है कि हमारी धरती पर CFC का उत्सर्जन रोका जाए, क्योंकि CFC के अधिकता के कारण ही ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। और दोस्तों, ओजोन परत के लिए, इसके CFC के लिए जिम्मेदार तो जितने भी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स और ये फोम और जो ये जितने भी शीतलक हैं, ये जिम्मेदार हैं। तो ओजोन परत को अगर बचाना है तो CFC उत्सर्जन को रोकना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने लगभग आज 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपके सामने रखा है। तो 39 क्वेश्चन का हमने विश्लेषण किया और इन प्रश्नों की विशद व्याख्या की, और इस प्रकार से इनकी व्याख्या की, जो कि आपको लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अलग आपको एक अच्छी बढ़त दिलाएंगे अन्य